सास की दो मोटी और तीन पतली बहुएं। घर के सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाने की टेबल पर दिशा और मानसी खाना खा रही होती है। उनके आगे की थालियों में ढेर सारा खाना भरा होता है। अरे मानसी, जरा मुझे अचार और सलाद तो देना। हाँ हाँ, ये लो। बिना अचार और सलाद के तो खाना खाने का मजा ही नहीं आता। तभी उन दोनों की सास उनसे कहती है, अरे हाँ हाँ, खाओ खाओ। अरे कम से कम दूसरों के बारे में भी सोच लेना। तुम्हारी तीन देवरानी अभी हैं, बेचारी बिना खाए सूख कर कांटा होती जा रही है, और तुम दोनों खा खा कर मोटी हो गई हो। अरे क्या माँ जी, जब देखो हमें नजर लगाती रहती हो। आपको और कोई काम नहीं है क्या? अरे हमने इन्हें खाने से रोका थोड़ी है। अगर इन्हें खाना खाना है तो खा सकती है। भला हमारे ना खाने से ये मोटी थोड़ी ही हो जाएंगी। तुम दोनों ही पूरे परिवार का अकेले का खाना खा जाती हो तो इनको क्या बचेगा? और फिर खा खा कर तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुमसे घर का एक काम भी नहीं होता। अगर अभी कहूंगी कि अपनी प्लेट रसोई में रखाओ तो तुमसे वो भी नहीं होगा। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर खाने की टेबल को साफ कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे तुम तीनों ने इस घर के काम को करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। जब ये दोनों भी इसी घर में रहती हैं तो इन्हें भी थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। अरे माँ जी, अगर ऐसी बात है तो हम खाने की टेबल खुद साफ कर देंगे, आप चिंता मत करो। अरे नहीं दीदी, हमारे होते हुए आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने आप सारा काम कर लेंगे। यही तो सारी बात है, तुम तीनों ने ही इन दोनों की आदत खराब कर रखी है। अरे माँ जी, आप खुद सोचो, छोटों के होते हुए बड़े काम करेंगे तो अच्छा थोड़ी ही लगता है। तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगी। राजवती खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते सब लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन मानसी और दिशा अभी भी खाने की टेबल पर बैठकर खाना ही खा रही होती हैं। हे भगवान, ये सारा खाना तो खत्म हो गया, लेकिन मेरा पेट तो भरा ही नहीं। पता नहीं क्यों हमारी तो देवरानी भी हमारे खाने में कंजूसी करती है। दिशा और मानसी की ये बातें वो तीनों रसोई के दरवाजे से सुन लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों आपस में बात करने लगती हैं। पूरे घर का खाना खत्म करने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती और कह रही है कि हम तीनों इनके खाने में कंजूसी करते हैं। अरे इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम तीनों अकेले ही घर का सारा काम कर लेती हैं, इनसे कोई काम भी नहीं करवाती। अगर हमारे जितना ये काम करने लगी तो पता नहीं इनका क्या होगा। लेकिन एक बात का तो फायदा है, हमारे घर का खाना बच नहीं पाता। अगर ये खाना बचा दे तो बेचारे जानवरों को चला जाए, लेकिन इन्होंने तो हद ही पार कर दी है। चलो अब हम लोग अपने कमरों में चलते हैं। इन दोनों ने कहा था ना कि ये दोनों मिलकर खाने की टेबल को साफ कर लेंगे। अरे हाँ, सही कहा तुमने, थोड़ा सा इन्हें भी तो काम करने देती हैं। वो तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद मानसी और दिशा खाना खाने के बाद कई देर तक खाने की टेबल पर ही बैठी रहती हैं। हे भगवान, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। बिना हिले डुले काश हम ये पूरी खाने की टेबल को साफ कर पाते। चलो चलो, बहुत हुआ, अब हमें उठकर ये खाने की टेबल को साफ करना ही होगा। दोनों उठती हैं और धीरे धीरे खाने की टेबल को साफ करने लगती हैं, लेकिन एक थोड़े से काम में भी उनकी हालत बुरी हो जाती है। हे भगवान, मैं तो इन प्लेटों को वापस किचन में ले जाते ही थक गई हूँ। कब से मैं इस टेबल के दाग को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये छूट ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? अरे बहुत हुआ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। कल सुबह वो तीनों अपने आप समय से इस टेबल को साफ कर ही देंगी। ऐसा कहकर मानसी और दिशा दोनों ही अपने कमरों में सोने के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राजवती जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे करम जली कलमुही, तुम दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तो खा खा कर भैंस जैसी हो गई हो, और फिर एक काम बताओ तो वो भी तुमसे नहीं होता। राजवती की बातें सुनते ही दिशा और मानसी उठकर आती हैं और कहती हैं, अरे क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आपकी आवाज ने तो हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए। आखिर क्या बात हो गई है? हे भगवान, इन दोनों का मैं क्या करूं? इस तरह तो ये सुधरने वाली नहीं। मुझे इन्हें सुधारने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। अरे माँ जी, क्या हुआ? अब क्यों आपकी जुबान को सांप सूंघ गया है? बोलो, क्यों चिल्ला रही थी इतनी सुबह सुबह? वो दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए तमन्ना, रेखा और अंजलि के साथ गांव जा रही हूँ,
तुम दोनों को नहीं लेकर जा रही, क्योंकि घर में भी कोई समझदार इंसान चाहिए। अब तुम दोनों इतनी समझदार हो तो तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। ये सुनते ही दिशा और मानसी दोनों चुप हो जाती हैं, जिसके बाद वो कहती है, अरे लेकिन माँ जी, हम दोनों अकेले इस घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? और फिर हम सभी के पति ऑफिस भी जाते हैं, उनका खाना भी बनाना होगा, अकेले हमसे ये सब कैसे होगा? जैसे अकेले तुम इतना सारा खाना ठूसती हो, वैसे ही अकेले इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा कहकर राजवती अपनी तीनों पतली बहुओं के पास जाती है और उन्हें गांव जाने के लिए तैयार कर देती है। कुछ ही देर में राजवती अपनी तीनों पतली बहुओं को लेकर गांव निकल जाती हैं, जिसके बाद घर में सारा काम फैला होता है। इतना सारा काम देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और मैं तो बस बेहोश होने ही वाली हूँ। हम अकेले काम कैसे करेंगे? अब हमारी तीनों देवरानियां भी यहाँ पर नहीं हैं। पूरे 1 घंटे सोचने के बाद दिशा और मानसी धीरे धीरे घर के काम करने लगती हैं। उन्हें काम करते करते रात के 10 बज जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या मोटापे की वजह से मुझसे तो पोछा भी नहीं लगाया जा रहा। तुम पोछे की बात करती हो, मुझसे तो झाड़ू भी नहीं लगाई जा रही है और डस्टिंग भी नहीं की जा रही। अब मुझे समझ आया कि हमारी तीनों देवरानियां कितना काम करती थीं। दोनों की दोनों अपनी देवरानियों को याद करने लगती हैं। जिसके बाद रात का खाना अभी बनाना रह गया था। वो दोनों रसोई में जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। देखते ही देखते खाना बनाते बनाते रात के 12 बज जाते हैं। अरे अरे, कितनी देर हो गई है, अभी तक खाना भी नहीं लेकर आई हो। एक ही दिन में इन दोनों का ये हाल है, पता नहीं बाकी के दिनों इनका क्या हाल होगा। अरे दिशा, तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। अरे अरे, तुम ये क्या कह रहे हो? माँ ने साफ मना किया है इनकी मदद करने के लिए। 12 बज गए हैं और कितनी देर लगेगी खाना लाने में? तभी राजवती की दोनों मोटी बहू जैसे तैसे करके खाना बनाकर लाती हैं और राजवती की तीनों बेटों को खिला देती हैं। लेकिन पूरे दिन काम करने की वजह से रात को उनका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता और वो दोनों भूखी ही सो जाती हैं। ऐसे ही रोजाना वो जैसे तैसे घर के काम करती, लेकिन काम करने के बाद वो खाना खा ही नहीं पाती, जिसके चलते उनका मोटापा धीरे धीरे घटने लगता है। अरे देखो जरा मानसी बहन, मेरा कितना मोटापा घटा है। हाँ हाँ, बिल्कुल मुझे दिख रहा है। घर के काम करते करते हमारा पूरा मोटापा घट गया है। अब तो हम दोनों भी अपनी देवरानी और अपनी सास की कैटेगरी में आने लगी हैं। वो ऐसा बोल ही रही होती हैं कि तभी वहां पर राजवती अपनी तीनों बहुओं को लेकर पहुंच जाती हैं और अपनी मोटी बहू को पतला देख हैरान रह जाती हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। 1 हफ्ते में ही तुमने अपना सारा वजन घटा लिया। हमें समझ आ गया है माँ जी, आपने हमें सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया था, लेकिन इससे हमें बहुत फायदा हुआ। अब हमें घर के काम करने की आदत भी पड़ गई है और हमारा मोटापा भी घट गया है। आज से हम दोनों अपनी तीनों देवरानियों के साथ मिलकर घर के काम करवाया करेंगे। उस दिन के बाद से दिशा और मानसी दोनों अपनी देवरानियों के साथ मिलकर काम करवाने लगती हैं। ये सब देखकर राजवती बहुत खुश होती है और अपनी 5 बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। काली बहू ने किया गोरी सौतन का स्वागत। सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती एक काली लड़की से करवा दी है, मुझे तो उसे देखना भी पसंद नहीं है। अरे यार, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो वो काली कलूटी घर से जाएगी नहीं। जब उसकी सौतन घर पर आएगी तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। कैलाश अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया से बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उर्मिला अपनी बहू काजल के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अरे बहू, तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। देख, एक औरत को अपने पति को काबू करना आना चाहिए, नहीं तो पति हाथ से निकल जाता है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला? मैं ये सब कैसे करूंगी? और फिर कैलाश जी जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे तो उन्हें देखते ही शर्म आ जाती है। अरे देख, तू उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच, नहीं तो वो तेरे लिए कोई गोरी सौतन उठा के ले आएगा। अगर ऐसा हुआ तो माँ जी, आप मेरे साथ हो ना, हम दोनों मिलकर उस लड़की को भगा देंगे। अरे बहू, तू तो बहुत भोली है। तू नहीं जानती कि आजकल की लड़कियां मर्दों को कैसे रिझा लेती हैं।
उर्मिला ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माँ जी, आप रुकिए जरा, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शायद कैलाश जी आ गए होंगे। ऐसा सोचकर काजल दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजे पर कैलाश सुप्रिया के साथ खड़ा होता है। सुप्रिया की मांग में सिंदूर और कैलाश के गले में माला देखकर काजल को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसका पति कैलाश उसके लिए एक गोरी सौतन लेकर आया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ मेरी माँ को बुलाकर लेकर आओ, उन्हें कहो कि उनका बेटा उनके लिए बहू लेकर आया है। हाय मुरी दैया, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? कैलाश जी, आप तो मेरे पति हो और फिर आप मेरे होने के बावजूद भी किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ पर उर्मिला आ जाती है और कहती है, अरे निकम्मे, ये किस लड़की को उठाकर ले आया है तू घर पर? अरे जरा इसके कपड़े तो देख, लग रहा है जैसे चूहियों ने कुतर दिए हैं। ओहो माँ जी, ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप? ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। चुप कर जा गोरी छिपकली, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पति को फंसा लेगी और मैं चुप रहूंगी? अजय, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी सौतन घर ले आओगे और मैं चुप रहूंगी? अरे मुझे सीधी सादी मत समझना। कैलाश काजल का काली का रूप देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, देखो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। अरे मैं इतना गोरा हूँ तो मेरी पत्नी भी गोरी ही होनी चाहिए ना। मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों ने ये स्वागत किया है मेरी पत्नी का। कैलाश, इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे घर पर चलते, कम से कम मेरी माँ हमारा स्वागत तो अच्छे से करती। कैलाश सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर काजल रोते हुए अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप मुझे अपनी पसंद से लेकर आई थी क्या? कैलाश जी को मैं पसंद नहीं थी। अब मैं अपनी सौतन के साथ एक ही घर की छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? अरे बहू, चिंता क्यों करती हो? इस गोरी छिपकली को तो हम चुटकियों में यहाँ से भगा देंगे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और मेरे साथ मिलकर इस छिपकली का अच्छे से स्वागत कर। दोनों सास बहू उस दिन के बाद से सुप्रिया के पीछे पड़ जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुप्रिया मिनी स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर काजल कहती है, हे भगवान, ये आधी नंगी चुड़ैल सुबह सुबह हमारे घर में कहाँ से आ गई? अरे थोड़ी तो शर्म करो, जमाना थू थू करेगा कैलाश जी के ऊपर। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कैलाश जी तो मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर बहुत खुश होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंग प्रदर्शन करने वाली औरतों को तो मर्द देखता ही देखता है। उर्मिला की बात सुनते ही सुप्रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सुप्रिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम होते होते जब सुप्रिया ऑफिस से वापस घर लौट आई तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। अरे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इन दोनों ने कुछ तो बनाया ही होगा। चलो किचन में जाकर देखती हूँ। रसोई में जाने के बाद बेचारी सुप्रिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वहाँ काजल आ जाती है और कहती है, ओहो, तुम्हें खाना चाहिए था क्या? जो भी खाना बचा था वो सब मैंने कुत्ते बिल्लियों को दे दिया। अब तुम्हारे लिए तो खाना ही नहीं बचा, अब क्या खाओगी तुम? सुप्रिया भूख में तड़पते हुए कैलाश के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी उस काली कलूटी पत्नी ने मुझे खाना तक नहीं दिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे। ये सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है, जिसके बाद कैलाश और सुप्रिया डिनर करने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उर्मिला उनको जाते हुए देख पूछती है, अरे इतनी रात हो गई है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल माँ जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आपकी इस काली कलूटी बहू ने मेरे लिए घर में कुछ भी नहीं बनाया। काजल ये सब अपने कमरे में सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। उनके जाने के बाद काजल अपनी सास उर्मिला के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी, ये तो उल्टा हो गया। हम तो उसे कैलाश जी से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो बहुत तेज निकली। अब हम क्या करेंगे? आने दे उसको, आज की रात मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। रात को डिनर करने के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उर्मिला एक छोटा सा पिंजरा लेकर आती है, जिसमें कई सारे चूहे बंद होते हैं। वो अपनी बहू काजल के साथ मिलकर उन चूहों को सुप्रिया के ऊपर छोड़ देती है और चुपके से वहां से चली जाती है। रात भर चूहों के डर से सुप्रिया सो भी नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ कैलाश गहरी नींद में सो जाता है। अरे कैलाश, उठो उठो ना, देखो यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं, ऊपर से ये सभी चूहे मेरे ही बिस्तर पर कूद रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कैलाश उठो ना।
कैलाश गहरी नींद में होता है, जिसके चलते सुप्रिया पूरी रात परेशान रहती है। अगले दिन जब सुप्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है, क्यों बहू रानी, कैसी नींद आई पूरी रात भर? सुप्रिया सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद वो कैलाश को ये सब बताती है। लेकिन कैलाश उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता और वो सुप्रिया से कहता है, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे वो काली जरूर है, लेकिन इतनी चालाक नहीं कि वो तुम्हें परेशान कर सके। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली है। सुप्रिया कई बार कैलाश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैलाश उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके चलते सुप्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कैलाश से कुछ कहना ही छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऑफिस में एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का आता है, जिसके बाद सुप्रिया उससे अपनी बातचीत बढ़ाना शुरू करती है। एक दिन सुप्रिया अपने आप से कहती है, अरे मैं कब तक इस काली कलूटी और इस डेंजरस सास को झेलूंगी? ये सब मेरे बस की नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी अमीर लड़के को पटा लेती हूँ, कम से कम मैं उसके साथ खुश तो रहूंगी और फिर इतने ड्रामे भी नहीं होंगे मेरे साथ। देखते ही देखते सुप्रिया अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ शादी करके भाग जाती है। जैसे ये बात कैलाश को पता चलती है, वो रोते हुए अपनी माँ और अपनी पत्नी काजल के पास आता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो काजल। तुम काली हो लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। सुप्रिया ने तो 2 दिन में ही मुझे छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे बहू, शाम का भूला सुबह जब घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तू भी अपने गिले शिकवे को मिटा दे और कैलाश के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। काजल कैलाश को माफ कर देती है, जिसके बाद काजल और कैलाश दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब सास बहू की मूंगफली की खेती। एक छोटे से गांव में लाजवंती अपने बीमार बेटे और अपनी बहू के साथ रहा करती थी। लाजवंती का बेटा किशन एक किसान था जो खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन कई दिनों से उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। एक दिन वो बिस्तर पर लेटा हुआ खांस रहा होता है। पानी, कोई पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो, पानी। उसकी आवाज सुनते ही गायत्री उसके पास आती है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता खुद। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है आपको? आप बहुत हिम्मत वाले हो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां लाजवंती आती है और अपने बेटे की हालत देखकर कहती है, बेटा, तेरे पिता तो मुझे छोड़कर चले गए, अब तू भी मुझे छोड़कर जाएगा क्या? मैं कैसे जीऊंगी बिना अपने बेटे के? माँ, ये तो जिंदगी का दस्तूर है, जो आता है उसे एक दिन तो जाना ही होता है। तू चिंता मत कर बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। अब बेचारी लाजवंती और गायत्री के पास किशन की दवाई के पैसे भी नहीं बच पाए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता, अब हम दोनों क्या करें? किशन जी की दवाई भी खत्म हो गई है। माँ जी, बिना दवाई के इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। तू चिंता मत कर बहू, कल मैं मुखिया से कुछ पैसे उधार लाकर किशन की दवाई ले आऊंगी। गायत्री और लाजवंती दोनों सास बहू रात को खाना खाकर सो जाती हैं, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गायत्री किशन को नाश्ता देने जाती है। चलिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। गायत्री 2 से 3 बार किशन को आवाज लगाती है, जिसके बाद वो उसे हिलाकर देखती है, लेकिन फिर भी किशन उठता ही नहीं है, जिसके चलते गायत्री को यह समझने में देरी नहीं लगती कि उसका पति अब उसे छोड़कर चला गया है। उसके हाथ से नाश्ते की प्लेट जमीन पर गिर जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी लाजवंती घबराते हुए किशन के कमरे में आती है। अरे बहू, क्या हो गया? तू क्यों इस तरह रो रही है? गायत्री लाजवंती को किशन के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही लाजवंती भी फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर किशन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके मरने के बाद उनके ऊपर और भी ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अरे माँ जी, अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? जब मेरा बेटा था तो खेती बाड़ी करके घर का खर्चा निकल जाता था, लेकिन अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। हम दोनों औरत हैं, हम क्या ही कर सकती हैं? जिन औरतों के हौसले की बुनियाद मजबूत होती है वो कुछ भी कर सकती है। माँ जी, क्यों ना हम किशन जी की खेती पर ही खेती बाड़ी करना शुरू कर दें। लेकिन बहू, हम किस चीज की खेती बाड़ी करेंगे?
और हमें तो खेती बाड़ी करनी भी नहीं आती। अरे माँ जी, हम मूंगफली की खेती बाड़ी करेंगे। मूंगफली की खेती करने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। ठंड समझो आ ही गई, और आपको तो पता ही है ठंड आते ही लोग मूंगफलियां कितनी खरीदते हैं। तुम सही कहती हो बहू, हमें मूंगफली की खेती करनी चाहिए। उस दिन के बाद से गायत्री और लाजवंती दोनों सास बहू मिलकर मूंगफली की खेती करना शुरू कर देती हैं। बेचारी गायत्री दिन रात खेती में खूब मेहनत करती, जिसके चलते उसकी मूंगफली की खेती बहुत अच्छी होती है। कल मैं इन मूंगफलियों को तोड़कर शहर ले जाऊंगी और इन्हें बेचूंगी। अब तो बस मुझे कल का इंतजार है। गायत्री खुद से ये सब कहने के बाद वापस अपने घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपने और अपनी सास के लिए खाना बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का मुखिया अपने गुंडों से कहता है, कल गांव के सभी लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी को इकट्ठा करके उन्हें शहर लेकर जाएंगे, जिसके बाद ये गांव के सभी व्यक्तियों को अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। लेकिन हमें ये सब होने से रोकना है, तभी तो गांव वाले अपना घर गिरवी रखकर मुझसे कर्जा लेने आएंगे। जाओ, गांव में जाकर छुपकर गांव वालों की खेती बर्बाद कर दो। मुखिया के ये सब कहने के बाद उसके गुंडे गांव में पहुंच जाते हैं और एक एक करके गांव के सभी किसानों की खेती बर्बाद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो सभी गुंडे गायत्री के खेत तक पहुंचते हैं, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। अरे अरे, कौन है ये लोग जो हमारी पूरी खेती को बर्बाद कर रहे हैं? इन्हें पकड़ो, नहीं तो ये और भी लोगों की खेती बर्बाद कर देंगे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये लोग हमारी खेती बर्बाद करने आए हैं। गांव के सभी लोग मुखिया के गुंडों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन मुखिया के गुंडे देखते ही देखते वहां से भाग जाते हैं, जिसके चलते गायत्री का मूंगफलियों का खेत बच जाता है। अगले दिन जैसे ही गायत्री अपनी मूंगफलियों के खेत में जाती है, वो अपनी मूंगफलियों की इतनी अच्छी खेती को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद गायत्री अपनी सास लाजवंती के साथ मिलकर मूंगफली खेती से तोड़ती है और उन्हें शहर में ले जाकर बेचने लगती है। देखते ही देखते शहर में गायत्री की सभी मूंगफलियां बिक जाती है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि हमारी सफलता अच्छे से रंग लेकर आई है। देखो माँ जी, हमारी सभी मूंगफलियां बिक गई है। हाँ बहू, तूने सही कहा, लेकिन तुझे पता है, मुझे सुनने में आया है कि कल रात किसी ने गांव वालों की खेती बर्बाद कर दी है, जिसके चलते कई किसानों को बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसका मतलब वो लोग फिर से गांव में आ सकते हैं। हमें अपनी खेती का ध्यान रखना होगा, वरना वो लोग हमारी खेती भी बर्बाद कर देंगे। आज से हम लोग खेत में ही सोया करेंगे। दोनों सास बहू रात का खाना खाने के बाद खेतों में ही जाकर सो जाती हैं। वहीं रात के समय मुखिया अपने गुंडों से कहता है, अरे तुम जैसे नालायक मैंने आज तक कभी नहीं देखे। तुम्हें कितना मैंने समझाया था कि काम को सावधानी पूर्वक अंजाम देना है, लेकिन तुमने वही किया जिस बात का मुझे डर था। तुम लोग ऐसा कर कैसे सकते हो यार? मालिक, मुझे बस एक मौका और दीजिए। मैं आज ही रात जितने भी किसानों की खेती सही सलामत बची है, उन सभी की खेती को बर्बाद करके ही रहूंगा। कालू इतना कहकर अपने कुछ साथियों को गांव में ले आता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग दिन भर की मेहनत करके सो चुके होते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो फिर से लोगों की खेती बर्बाद करना शुरू कर देता है। तभी कालू की नजर गायत्री और लाजवंती की खेती पर पड़ती है। अरे जरा वो तो देखो, वो मूंगफली की खेती तो अभी बची हुई है। चलो पहले उसी को बर्बाद करते हैं। कालू अपने कुछ साथियों के साथ गायत्री और लाजवंती की मूंगफली की खेती में घुस जाता है। जैसे ही गायत्री को थोड़ी सी हलचल महसूस होती है, वो नींद से जाग जाती है, जिसके बाद वो खेतों के चारों तरफ कुछ लोगों को देखती है। वो धीरे से लाजवंती को उठाती है। माँ जी, जरा देखो, वो लोग आ गए। चलो इन्हें आज सबक सिखाते हैं। गायत्री और लाजवंती दोनों लाठियां उठा लेती है, जिसके बाद वो मौका देखते ही मुखिया के गुंडों पर हमला बोल देती है। वो दोनों लाठी से मार मारकर सभी गुंडों को एक पेड़ से बांध देती, गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं। देखा गांव वालों, ये मुखिया के गुंडे हैं जो हमारी खेती को बर्बाद करने आए हैं। मुखिया अपने गुंडों को भेजकर हर साल हमारी खेती बर्बाद करवा देता है, जिसके चलते हम गरीब लोगों को उससे उधार लेना पड़ता है और उधार के चलते वो गरीबों को लूट लेता है। गायत्री बहन, तुम सही कहती हो। इस मुखिया ने कई किसानों की जिंदगी बर्बाद की है। कल इन गुंडों ने हमारे खेत खराब कर दिए थे। आज मेरे पति ने फांसी लगा ली, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कर्ज वालों का कर्ज चुका सके। हम लोगों को मिलकर मुखिया को इस गांव से बाहर निकलवाना होगा।
जिसके बाद इस गांव का कोई भी किसान फांसी लगाकर नहीं मरेगा और ना ही ये गांव छोड़कर जाएगा। गायत्री गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर मुखिया और उसके गुंडों को गांव से बाहर निकलवा देती है, जिसके बाद उस गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं गायत्री और लाजवंती की मूंगफलियों का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है, जिसके चलते वो अपना एक मूंगफली का बिजनेस खोलते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। घर का हर एक कोना फूलों की खुशबू से महक उठा था। रंग बिरंगे लड़ियों की जगमगाहट घर के आंगन को उजागर कर रहा था। आखिरकार आज सरिता देवी के बेटे अश्विन की शादी जो थी, तभी फूलों से सजी धजी गाड़ी उनके घर के आगे आ रुकती है, जिसके भीतर से लाल सुर्ख जोड़ा पहने हुए सुंदर सा रूप सजाए सरिता की नई नवेली गोरी बहू चांदनी बाहर निकलती है। शनाया, कावेरी, काजल, किरण, अरे कहाँ हो चारों की चारों, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। सरिता के शब्द खत्म होते देर नहीं होती कि उसकी चारों काली बेटियां आरती की थाली लिए दरवाजे पर आकर एक ही सुरताल में बोल पड़ती हैं। आइए हमारे भाई राजा की अर्धांगिनी, हमारी प्यारी भाभी, आपकी चारों ननद आपका स्वागत करती हैं। जैसे ही चांदनी अपना घूंघट हटाती है, उसका चांद सा चमकता चेहरा देखकर चारों काली ननद दंग होकर बुदबुदाने लगती हैं। अरे काजल, किरण, शनाया, देख रही हो, हमारी भाभी तो हूर की परी के जितनी रूपवती है। हाँ सचमुच, हमारी भाभी तो एकदम भाभी जी घर पर है कि टीवी सीरियल की गोरी मेम की जैसी है। चारों काली बहनों को खुसुर फुसुर करता देख सरिता की पड़ोसन तारा तफरीबाजी करते हुए कहती है अरे लागत है भाभी गोरा रंग तुम चारों काली ननद की आंखों में नहीं समात है। जैसे डाल पर बैठकर काला कौवा नदी में नाचते हंस को निहारत है, वैसे ही ये चारों चिंदी चोर काली ननद अपनी गोरी भाभी को टिकट टिकट ताक रही है। तारा की यह बात सुनकर चांदनी के मुंह से हंसी छूट जाती है। देख रही हो तुम तीनों, हमारे काले रंग के कारण भाभी के मुंह से भी हंसी के हंसगुल्ले फूट रहे हैं। अरे जाने दो, आज भाभी हमारे परिवार का हिस्सा बनी है, इसलिए तकरार से नहीं प्यार से इनका स्वागत करते हैं। चारों काली ननद खुश मन से बारी बारी से अपनी गोरी भाभी की आरती उतारती हैं और जैसे ही चांदनी अपने कमरे में आती है, चारों ननद इसके दरवाजे पर खड़ी होकर कहती हैं, आहा भाभी, आप ये खाली हाथ अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको अपनी ननद का नेक देना होगा। यह सुनकर चांदनी अटपटा सा मुंह बनाकर कहती है, कहो क्या चाहिए तुम चारों को? कुछ खास नहीं, बस हम चारों बहनों को अपनी गोरीपन से ब्यूटी टिप्स दे दीजिए, ताकि आपकी चारों काली ननद भी अपना थोबड़ा थोड़ा तो निखार सके। अपने गोरे रूप की बड़ाई सुनकर चांदनी गुमान दिखाती हुई कहती है, मेरी सिंप्लिसिटी ही मेरी सुंदरता का राज है। भगवान ने तुम्हारी भाभी को रज रज के बनाकर भेजा है। भाभी, आप अपने गोरेपन की गुमान की आड़ में हम चारों काली ननद को भिगो भिगो कर जूते क्यों मार रही हैं? मैं भला क्यों आपको जूते मारूंगी? मेरी काली पीली प्यारी ननद जी, आपकी भाभी तो केवल आपको आईने से भेंट करवा रही थी। गोरी भाभी और काली ननद के बीच नोक झोंक होने लगती है, जिसे देखकर चारों ननद कहती हैं, भाभी आप आराम कीजिए, शादी ब्याह के भागदौड़ में थक गई होंगी। चारों काली बहनों के जाते ही चांदनी खुद में बुदबुदाते हुए बोलती है, चलो अच्छा है पीछा छूटा, वरना मेरी ये काली ननद जाने और कितनी देर मेरा भेजा फ्राई करती। रात की बेला बीतने के साथ सवेरा हो जाता है। चांदनी सूरज की लालिमा के साथ जागकर काम करने में जुट जाती है। तभी उसकी चारों ननद रसोई घर में आती हैं और वह चीखते हुए कहती हैं, क्या हुआ भाभी, आप चीख क्यों रही हो? हम चारों तो बस आपका हाथ बटाने आई थी। मुझे तुम चारों की मदद की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही सब हैंडल कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे भाभी, हम आपकी मदद करेंगी। हाँ, ताकि 2 तिनके सरका कर तुम ननद को माँ जी के सामने महारथी बनने का बहाना मिल जाए। भाभी आप हमें गलत समझ रही हैं, ये तो हम चारों बहनों की बरसों का सपना था कि हम भाभी के साथ काम करें। मेरा हाथ बटाने से बेहतर है जाओ जाकर अपने उस काले भद्दे रूप पर ध्यान दो। ये सुनकर चारों बहन बिना कोई जवाब दिए कमरे में आकर बात करने लगती हैं। अरे हमारी ये गोरी भाभी तो बड़ी ही गुस्सैल है, कभी भी हम काली बहनों से मीठे मुंह 2 बोल नहीं बोलती। शायद भाभी हमारे काले रंग से खिंची रहती हैं, क्यों ना हम चोरी छिपे भाभी के गोरेपन का राज पता करें। हाँ ये सही है,
अगले दिन पौ फटने के साथ चारों काली ननद चांदनी के कमरे की खिड़की पर तने हुए ताक लगाए हुए खड़ी हो जाती है। तभी चांदनी नहा धोकर बाथरूम से बाहर आकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अरे देखो, भाभी शीशे के सामने आ गई हैं। अब हमें इनके नेचुरल गोरे लुक का राज पता चल जाएगा, तब हम चारों भी अपने कालेपन की काया पलट कर देंगे। कुछ ही देर में चांदनी सिंदूर बिंदी लगाए बाहर निकल आती है और अपनी चारों ननद को देखकर कहती है, अच्छा तो तुम चारों अब छुप कर मेरी ताका झाकी कर रही हो? नहीं भाभी, वो हम तो बस क्या? भाभी हम तो बस आपको इसलिए सजते देख रहे थे क्योंकि हमें तो लगा था कि। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सुंदर दिखने के लिए मेकअप लपेटती हूँ? अरे मेरी ना समझ ननद की टोली, इंसान लीपा पोती करके चंद पल के लिए बदल सकता है। तुम चारों काली होने के साथ मंद बुद्धि भी हो। गोरे होने की होड़ में तुम्हें अपनी भाभी की बात पल्ले ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम चारों के काले भेजे में तो भूसा भरा है। भाभी आप इतनी गोरी चिट्टी हो इसलिए इतनी आसानी से लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही हो, मगर अपना काला रूप देखकर हम कितना कुड़ती हैं आप क्या जानो। चारों काली ननद आंखों में आंसू लिए वहां से चल देती हैं और गोरा होने की होड़ में तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगती हैं, जिसे देखकर चांदनी कहती है, तुम चारों इतने सारे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रही हो, जानती भी हो एक साथ इतनी तरह तरह के प्रोडक्ट लगाने से कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा काला चेहरा सुंदर और बेदाग होने की बजाय खराब हो जाए। चांदनी की बात सुनकर चारों काली ननद बोलती हैं, भाभी आप साफ सीधे ये क्यों नहीं कह देती कि हम चारों काली ननद का जरा सा निखरता रूप देखकर आप जल भून रही हैं। तुम चारों मेरी बातों का गलत मतलब समझ रही हो। तुम मेरी ननद हो इसलिए भाभी होने के नाते समझाना बुझाना मेरा फर्ज था। इतने के बाद चांदनी भी वहां से चली जाती है और हर रोज बदल बदल कर तरह तरह ब्यूटी संसाधन अपना चारों ननद के चेहरे पर साइड इफेक्ट दिखता है और चारों अपना चेहरा खुजाते हुए हॉल में आती हैं, जहां सरिता और चांदनी बैठी बातें कर रही थी। अरे क्या बात है, खाज खुजली की प्रतियोगिता में भाग लिया है तुमने? ये कुत्ते बिल्ली की तरह चेहरा क्यों नोच रही हो? इस पर चारों ननद रोते हुए सारी बात बताती हैं और चांदनी कहती है, देखा गोरा होने की खातिर तुम चारों ननद ने कितनी भारी नादानी कर दी। मैं तुम्हें कुछ भी समझाती थी तो तुम्हें लगता था कि भाभी गोरेपन का गुमान झाड़ रही हैं। अब देखो कैसा कितने अनगिनत चांद तारे निकल आए हैं चेहरे पर। भाभी कुछ कीजिए, हमारा चेहरा जल रहा है। चांदनी झटपट से मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर बारी बारी से अपनी चारों काली ननद को लगाती है, जिसके कुछ घंटे बीतने के बाद उनके चेहरे की खुजली शांत हो जाती है और चांदनी कहती है, अब कैसा महसूस हो रहा है तुम चारों को? भाभी हम चारों ने आपके समझाने बुझाने के बावजूद भूल की, फिर भी आप हमसे शांत लहजे में बात कर रही हैं। ऐसे तो आप हम पर हमेशा उखड़ी रहती थी। मेरी नादान ननद, जैसे नारियल का बाहरी हिस्सा सख्त होता है और अंदर से मुलायम, वैसे ही तुम्हारी भाभी के बोलचाल की भाषा थोड़ी कड़क है। मगर मैं पहले दिन से ही तुम्हें भले की शिक्षा देती रही। आज तुम चारों का चेहरा खराब होते होते रह गया। अब से ये महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट के पैतरे छोड़ दो और ये लो। ये क्या है भाभी? ये हल्दी चंदन का लेप है। इसे लगाने से मेरी चारों ननद के भीतर की खूबसूरती खुद ब खुद निखर आएगी। इसे अपनी भाभी का भेंट समझो और याद रखो, हर इंसान खुद में खूबसूरत है। ये सुनकर चारों ननद खुशी से खिलखिलाते हुए कहती हैं, शुक्रिया चांदनी भाभी। इसी के साथ चार काली ननद की गोरी भाभी की कहानी होती है यही समाप्त। इंसान का खुद का आत्मविश्वास ही उसे सबसे खूबसूरत बनाता है। रुचिका की अभी अभी नई शादी होती है। शादी के बाद उसकी सास उसका गृह प्रवेश कराती है। अरे माँ जी, और कितना समय लगेगा? कब से मैंने इतने भारी भारी कपड़े और इतने गहने पहने हुए हैं। ये सब जल्दी कर लीजिए प्लीज। सरला को अपनी नई बहू रुचिका का व्यवहार बहुत अजीब लगता है और वो अपने मन ही मन कहती है, ओहो, आजकल की ये नई मॉडल बहू, इनसे तो बस मॉडलिंग करा लो, लेकिन इनसे सुहागन का जोड़ा पहना नहीं जाता। अरे माँ जी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं बहू, चल अंदर आ जा। अभी तो कुछ रस्में और रह गई हैं, उन्हें भी पूरा कर लियो। ओफो, अभी और रस्म रह गई हैं। मैं तो शादी के जोड़े में पागल हो जाऊंगी। सरला के सभी मेहमान उसकी बहू रुचिका को देखकर हंस रहे होते हैं, जिसके बाद सरला जल्दी जल्दी सभी रस्में पूरी करवा लेती है और उसके बाद रुचिका को अपने बेटे चिराग के कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, देख बहू, आज से यही तेरा कमरा है, तू यहीं सोएगी। अब तू आराम कर, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी
कि आप जाएं और मैं ये शादी का जोड़ा उतारूं। मुझे इसमें बहुत गर्मी लग रही है। ये सुनकर सरला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, हे भगवान, क्या होगा इन आजकल की बहुओं का। खैर छोड़ो, मैं भी आराम कर लेती हूँ। शादी के चलते थोड़ा भी आराम करने को नहीं मिला। सरला इतनी थकी हुई थी कि वो अपने 16 श्रृंगार में ही सो जाती है। जैसे ही सवेरा होता है वो उठती है और नहा धोकर दोबारा से 16 श्रृंगार करती है। वहीं दूसरी तरफ सरला की बहू रुचिका अभी तक सो रही थी। ओहो, मुझे लगता है बहू अभी तक सोकर भी नहीं उठी है। मुझे ही उसे जगाना होगा। ऐसा कहकर सरला अपनी बहू रुचिका के कमरे के बाहर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे बहू, ओ बहू, अरे जल्दी से उठ जा। कितनी देर हो गई है, तू अभी तक सो रही है। तभी रुचिका नींद से जागती है और कहती है, अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अपने ससुराल में हूँ और मुझे जल्दी उठना होगा। तभी रुचिका जोर से आवाज लगाती है, आई माँ जी। रुचिका की आवाज सुनकर सरला चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ देर में रुचिका तैयार होकर अपनी सास सरला के पास आती है और उनसे कहती है, ओहो माँ जी, आप इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? अरे बहू, मैं तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन तू ये बता, कल ही तेरी शादी हुई है और आज तू बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। अरे शादीशुदा औरतें पूरा 16 श्रृंगार करती हैं ताकि उनके पति की लंबी उम्र बनी रहे। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला 16 श्रृंगार करके मैं किसी काम को कर पाऊंगी? मैं तो एक ही दिन में बेहोश हो जाऊंगी। अरे नहीं बहू, तू अभी जा और पूरा 16 श्रृंगार करके आ, तभी तू अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर पाएगी। अपनी सास की बात मानकर रुचिका अपने कमरे में जाती है और पूरा 16 श्रृंगार करके आती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए उसे बहुत पसीने आते हैं और वो बहुत परेशान होने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो रसोई में इतनी गर्मी और ऊपर से मुझे मेरी सास ने मेरा 16 श्रृंगार करवा दिया। इतने सारे गहने पहनने के बाद तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। रुचिका रसोई में ही अपने गहने उतार कर रख देती है, जिसके बाद वो रसोई में खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में सरला रसोई में आती है और अपनी बहू के उतरे हुए गहनों को देखकर उससे कहती है, अरे बहू, ये सब तूने क्या किया? तूने सारे गहने उतार दिए। अरे मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि अपना 16 श्रृंगार पूरा करके रखा कर। और तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तुझे तो बिना चूड़ियों के रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन माँ जी, इतने गहने पहनकर और ये चूड़ियां पहनकर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से इनकी आवाज ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। गहनों की आवाज से किसके सर में दर्द होता है? बहाने मत कर, अब चुपचाप अपने सारे गहने पहन ले। रुचिका को न चाहते हुए भी दोबारा से सारे गहने पहनने पड़ते हैं और वो अपने मन ही मन सोचती है, ये भगवान, ये सब कब तक चलता रहेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे ही हर रोज बीतने लगता है और सरला रुचिका से जबरदस्ती उसका 16 श्रृंगार पूरा करवाती है। लेकिन धीरे धीरे रुचिका भी पूरी तरह ढीठ बन जाती है और वो अपनी सास सरला की बातों को अनसुना कर देती है और बिना गहने और बिना मेकअप के रहने लगती है। एक दिन सरला की दोस्त सावित्री उससे मिलने आती है। अरे सरला, तेरी बहू कहाँ है? शादी के बाद तो मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा। जरा बुलाओ तो सही, कैसी है? रुचिका सावित्री के सामने आती है और उसे देखकर कहती है, अरे अरे, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तेरी बहू ने जरा भी मेकअप नहीं कर रखा और ना तो हाथों में चूड़ियां हैं और ना ही पैरों में पजेब। अरे ये सुहागनों की तरह क्यों नहीं दिख रही? अरे सावित्री बहन, अब क्या बताऊं तुम्हें, मेरी बहू तो पूरी मॉडल है। इसे जितना समझाओ उतना कम समझ आता है। अब तो मैंने कहना ही बंद कर दिया है। सावित्री अपनी दोस्त सरला से कुछ देर बात करती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सरला अपने कमरे से एक लाल कलर की बनारसी साड़ी और कुछ गहने लेकर रुचिका के कमरे में जाती है और उसे देते हुए कहती है, अरे बहू, कल करवा चौथ का व्रत है, कल तू ये साड़ी और गहने पहन लियो और सुन, कल तो कम से कम पूरा 16 श्रृंगार कर लियो। अरे माँ जी, ये 16 श्रृंगार करने का ढोंग मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। रुचिका की ये बात सुनकर सरला चुप हो जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। रात को चिराग को आने में देरी हो जाती है। अरे माँ जी, चिराग जी अभी तक आए नहीं।
मैंने कितनी बार उन्हें कॉल किया, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। चिंता मत कर बहू, आता ही होगा, शायद किसी मीटिंग में फंस गया होगा। तभी रुचिका के फोन पर एक फोन आता है। देखिए, आपके पति चिराग का एक्सीडेंट हो गया है, वो CRM हॉस्पिटल में एडमिट है, तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनते ही रुचिका के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए अपनी सास को सब कुछ बताती है। दोनों सास बहू रोते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक डॉक्टर उन दोनों के पास आता है और कहता है, देखिए, हमने इलाज करना शुरू कर दिया है, लेकिन पेशेंट के बचने के कोई चांस नहीं है। हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर दोनों सास बहू रोने लगती हैं। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन उन्हीं के पास अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं आती। तभी रुचिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप सही कहती थी, मुझे थोड़ा श्रृंगार करके रहना चाहिए था। आज कहीं ना कहीं इस सब की वजह मैं ही हूँ। आज करवा चौथ का व्रत है, आज मैं पूरे 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगी। आप यहाँ चिराग जी के पास रुकिए, मैं पूजा के लिए घर जा रही हूँ, मुझे करवा चौथ की तैयारी भी करनी है। ऐसा कहकर रुचिका घर चली जाती है और पूरे दिन भूखा रहकर शाम को करवा चौथ की पूजा करती है और घर में प्रसाद बनाकर रात को चांद के आने का इंतजार करती है। रात के 9 बज जाते हैं, जिसके बाद चांद निकलता है। रुचिका रोते हुए चांद की पूजा करती है। हे चांद देवता, आज के बाद मैं कभी भी इस तरह नहीं रहूंगी और हमेशा 16 श्रृंगार करके रहूंगी, लेकिन आप चिराग जी को कुछ मत होने दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। रुचिका ये कह ही रही होती है कि तभी उसके सामने उसका पति चिराग आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसको बहुत खुशी होती है और उसे गले से लगा लेती है। अपनी पत्नी रुचिका को 16 श्रृंगार में देखकर चिराग भी बहुत खुश होता है और कहता है, अरे तुम रो क्यों रही हो, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, 16 श्रृंगार तुम्हारे ऊपर जच रहा है। चिराग की ये बात सुनकर रुचिका हंसने लगती है। उस दिन के बाद से रुचिका अपनी सास के साथ साथ अपना पूरा 16 श्रृंगार करके रखती है।